सच बताऊं बैटरी तक रिप्लेस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की का जो बैटरी है 9 सालों में आज तक रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज रिव्यू करेंगे वोक्सवैगन वेंटो के, और आज की वीडियो में इसके जो ओनर हैं उनको हम बुलाना चाहेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी को लगभग 10 ईयर से ओवर इनके द्वारा चलाया गया है और इस दौरान इस गाड़ी के साथ में क्या क्या ये पॉजिटिव बातें फील किए हुए हैं और क्या इस गाड़ी की नेगेटिव चीज़ें हैं। हालाँकि इंडिया में ये गाड़ी काफ़ी अंडररेटेड रही है, सेल्स फिगर के मामले में उतनी नहीं बिक पाती हैं। मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड लोगों को लगती है, और सारा चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हमारे वीडियो में इसके जो ओनर हैं उनको बुलाना चाहेंगे। मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। लोग मुझे प्यार से बंटू बोलते हैं, तो लोग ज़्यादातर मुझे बंटू के नाम से ही जानते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को प्यार से लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि इस गाड़ी को आपने कब ख़रीदा था? 2011 में। VW की जो गाड़ियाँ हैं, इंडियन लोगों के मन में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। लोगों की सोच जो है अभी भी नहीं बदल पा रही है। हम लोग आज भी भेड़ चाल की ज़िंदगी में चल रहे हैं। इस गाड़ी को आपने 9 साल पहले ख़रीदा था, मतलब कहाँ से आपके मन में विचार आया कि यही गाड़ी जो है लेनी है? फ्रेंड मारुति में काम करता था उस टाइम, उसके बाद उसने ज्वाइन किया वॉल्क्सवैगन, तो उससे मेरी बात हुई थी, साथ में MBA किया था हम लोगों ने, तो उससे मेरी बात हुई, तो उस टाइम वो वॉल्क्सवैगन में था, तो उसी ने सजेस्ट किया था मुझे इस गाड़ी को लेने के लिए, तो मुझे भी पसंद आई, तो उसके बाद मैंने भी लिया इसको। और इस टाइम मैं इस गाड़ी को, अब एक्चुअली हम लोग तो झारखंड में हैं, मैं कलकत्ता से गाड़ी खरीद के लाया था। इसका मतलब है कि आज से 9 साल पहले हमारे झारखंड में इसकी शोरूम भी नहीं था उस टाइम, बट खुलने वाला था, इसलिए मैंने लिया। आपने तो आफ्टर सेल सर्विस में कितना दिक्कत होता है लोगों को पता ही, मुझे बार बार कलकत्ता जाना पड़ता है सर्विसिंग कराना, इसलिए मुझे पता था वो खुलने वाला है, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ली। ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लगा कि आज भी आपको सर्विस में दिक्कत आती है? हाँ आती है, बट एक जो होता है चलाने का कंफर्ट और जो राइड कंफर्ट इस गाड़ी में मुझे नहीं लगता। मैंने इस तरह की कोई गाड़ी चलाई, i20 ऐसे हिंडई की गाड़ी तो वहाँ बेकार है। उसको चलाने के बाद तो लगता है कि वो गाड़ी कहाँ ले जाना है, जा कहीं और रही है। ड्राइव कंफर्ट जो होता है वो इंडिया मतलब खासकर कोरियंस कार और जापानीज़ कार में वो मिलेगा नहीं आपको। कोरियंस में जैसे जापानीज़ में होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, तो ये सब बिल्ड क्वालिटी तो जर्मन का कंपेयर ही नहीं कर सकते। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सॉफ्टिकेटेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंजन बना देते हैं, तो बाद में मतलब बाहर आप इसका काम भी नहीं करवा सकते हैं। ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ले जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम पूछें कि ये मतलब डीजल वेरिएंट है कि पेट्रोल? डीजल है ये, 105 PS पावर जनरेट करता है, उस टाइम का है ये। तो अगर इस डीजल इंजन की बात करें तो 9 सालों में कितना किलोमीटर आपने चलाया होगा? 1,17,000 प्लस माइनस। 1 लाख प्लस गाड़ी चली हुई है, और अभी तक इस गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकडाउन होने के बाद भी 250-300 किलोमीटर गाड़ी आराम से चली जाती है, बिना RSA को कॉल किए हुए, तो इसलिए कोई इशू भी नहीं है। एक्सीडेंटल ना हो, एक्सीडेंट होने के बाद तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी कोई नहीं जानता है, बट ऐसे ब्रेकडाउन कोई फॉल्ट आ गया या कुछ हो गया तो आप आराम से 200-250-300 किलोमीटर आराम से रन कर सकते हो गाड़ी। अगला सवाल है कृष्णा जी कि आपकी गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मेरे हिसाब से लगता है कि 165 mm है। आपको कभी दिक्कत हुई है इस ग्राउंड? दिक्कत तो होती है, अब जैसे कई गाँव जाना होता है तो बहुत दिक्कत होता है, बट चलता है। अब इसका जो हाईवे पे जो जितना कंफर्ट देता है वो चलो गांव में नहीं देता है, तो ज़्यादातर गांव कोशिश करता हूँ ना जाऊँ, इससे किसी और गाड़ी बुक करके चला जाता हूँ। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो ओवर प्राइस नहीं है। मारुति की टीन की डब्बी ले लोगे तो आप उसको बोलोगे कि सस्ती गाड़ी है, तो भाई जान से प्यारा तो कुछ नहीं होता, पैसा तो कमा भी सकता है आदमी, जान कहाँ से लाएगा। सेफ्टी मैटर करती है। और वो भी बहुत महंगा नहीं है, ऐसा नहीं सियाज से ये बहुत महंगी गाड़ी है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का अंतर ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि सियाज बहुत सस्ता आ गया, 8 लाख में सियाज आ गया, ये 15 लाख की गाड़ी। दोनों की प्राइस में 1-1.5 लाख का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। एक बार मैं सियाज चला रहा था, तो मैं स्टीयरिंग मैं ही चला रहा था, बॉस लोग के साथ था, तो मैं ही चला रहा था।
तो वो गाड़ी मैं चला रहा था तो मैं स्टीयरिंग काट रहा था, तो जब थोड़ा काटने के बाद वो गाड़ी रिस्पांस लगभग 5 सेकंड बाद कर रही थी। ऐसा आप अब सोचो, आप हाईवे पे तेज़ गाड़ी ले जा रहे हो और वो रिस्पांस इतनी लेट में करे तब तक कुछ भी हो सकता है। तो अब स्टीयरिंग का रिस्पांस ही इतना घटिया है, और वो भी अभी 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। वो सियाज का हाइब्रिड वर्जन था, पेट्रोल। चलिए ठीक है, पर यूज टू होने में थोड़ा सा आदमी को लगता है। आप एक बारगी से वहाँ इस गाड़ी से उस गाड़ी में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, ऑकवर्ड लगता है, बट मैंने सब लगभग नेक्सॉन भी चलाया, टाटा नेक्सॉन। वो गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, तो टाटा की गाड़ी बहुत वो भी अच्छी है, बट मैंने तो ले रखा, तो लूँगा नहीं अभी 1-2 साल 3 साल बाद ही लूँगा। सेम कंफर्ट लगा टाटा की गाड़ी में चलाने में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि इस गाड़ी को ओवर 1 लाख किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में कोई ऐसी मतलब समस्या जो गाड़ी में धीरे धीरे आनी चालू हुई हो? नहीं, आज तक मेरी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा नॉइज, बिना मतलब का नॉइज, जैसे आपका डैशबोर्ड आवाज़ कर रहा है या कुछ आवाज़ कर रहा है, कुछ नहीं, वैसा कोई प्रॉब्लम आज तक मेरे को नहीं। मतलब केबिन के अंदर से किसी भी तरह की कोई नॉइज नहीं, रैटलिंग साउंड नहीं। आप बहुत सारा आप देखोगे, आप पे ये मारुति की गाड़ी लोगे तो आप 9 साल 1 लाख किलोमीटर चलाओगे तो रैटलिंग का आवाज़ आ रहा है, तो इंजन से भी आना शुरू हो जाता है। मेरे गाड़ी की इंजन से भी वो आवाज़ नहीं आती, बहुत स्मूथ इंजन है। लोग बोलते हैं कि इंजन नॉइज, डीजल इंजन नॉइज, आप उसको ज़्यादा रेप करोगे तो नॉइज तो आएगा ही आएगा। डीजल इंजन का जो नेचर है वो तो आपको मिलेगा ही। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि नॉइजी है, एक्सीलेट ज़्यादा कर दोगे तो वो तो नॉइज करना सिंपल सी बात है। किसी भी गाड़ी में किसी वो भी गाड़ी नेचुरल में है, वो आएगा ही। लेकिन इसका लोग बोलते हैं कि बहुत नॉइजी इंजन, नॉइजी, मुझे तो नहीं समझ में आता है वो चीज़। लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टीयरिंग लगता है कि मतलब जहाँ ले जाना चाहो स्टीयरिंग जाता नहीं है। वैसे मुझे तो आज तक नहीं लगा, मैं तो जहाँ ले जाना चाहता हूँ गाड़ी वहाँ जाती है, पिन पॉइंट के साथ एक्यूरेट जाती है। मतलब अगर केबिन के कंफर्ट की बात करें तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं भी इस गाड़ी में बहुत बार चढ़ा हूँ और आपके साथ में समय बिताया है। बीच का जो हम्प है, जो सेंटर में जो हम्प दिया गया है, उस हम्प से जो तीसरे पैसेंजर ट्रांसमिशन लाइन का जो होता है वो तो थोड़ा सा तो है, वो गाड़ी बना हुआ है और गाड़ियों की कंपैरिजन में थोड़ा सा है। वो थर्ड पैसेंजर को, मतलब 5th पैसेंजर को बैठने में थोड़ा इशू होता है। तो वही चीज़ है। और अगर इसके सर्विस से हम कोई ऐसा वाकया जो आपको सर्विस में गए हो और मतलब मज़ेदार चीज़ हो जो आप बताना चाहें? मज़ेदार तो ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ, ये सर्विस में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। ये एक्चुअली में कभी पार्ट्स नहीं है तो कभी कुछ नहीं, एक ही काम करवाने के लिए 2-2 बार 80-80 किलोमीटर गाड़ी चला के जानी पड़ती है। बट हाँ ठीक है, गाड़ी अच्छी है, इसके लिए मैं तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी गाड़ी भी खरीदनी होगी तो मैं कोशिश करूँगा VW की गाड़ी लूँ। राइडिंग कंफर्ट है बॉस, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि जो राइडिंग कंफर्ट इसका है वो दूसरी गाड़ियों से नहीं मुझे नहीं मिलता है। टाटा की गाड़ी है, उस लायक है। टाटा मैंने नेक्सॉन चलाया, मुझे लगा वो भी चलाने में बहुत अच्छा लगा। सर्विस सेंटरों की जो संख्या है वो कम है, इसकी वजह से इनका सेल्स फिगर भी कम है। हाँ, उसकी वजह से सेल्स फिगर भी कम है इनका। तो लॉन्ग टर्म से आप ये Volkswagen की गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, तो अगर Volkswagen से कोई देख रहे हैं, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? सर, सर्विस सेंटर अपना ठीक करो, बाद बाकी गाड़ी में किसी तरह की गाड़ी में कोई इशू नहीं है। सर्विस सेंटर ठीक करो, पार्ट्स को अवेलेबल किया करो कस्टमर के लिए, और बस यही है 2 चीज़। कहा जाता है कि Volkswagen की गाड़ियों के जो बायर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको माइलेज और हमारे देश की जो मानसिकता है उसको वो नहीं सोचते हैं, माइलेज उनको क्वालिटी चाहिए। हाँ। तो इसलिए देखा जाता है कि इनकी गाड़ियाँ कम बिकती हैं, लेकिन जिन लोग इन गाड़ियों को पसंद करते हैं वो इन गाड़ियों को छोड़ करके दूसरी गाड़ियाँ लेना पसंद नहीं जाना चाहते एक्चुअली। माइलेज, और ये तो माइलेज तो इस गाड़ी की कम नहीं है, मैंने तो 25 तक निकाला है। अच्छा अच्छा, अगला बात कर लेते हैं। और रही बात तो लग्जरी की, तो लग्जरी है कार में, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। अब लोग क्यों नहीं खरीदते हैं पता नहीं, शायद इंडियन माइंडसेट है कि भाई मारुति लोग सोचते हैं इंडियन कार है, पर कौन बोलता है मारुति इंडियन कार है? हाँ, वो तो 54% से प्लस तो स्टेक आपका सुजुकी के पास है, तो इंडियन कार का है कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो लोग इंक्वायरी करते हैं कि कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले कि उसकी माइलेज क्या है, मतलब क्या देती है, तो इस गाड़ी से आपको क्या माइलेज मिलती है? हालांकि ये डीजल इंजन है। मैक्सिमम मैंने 25 निकाला, और सिटी में मुझे 14, 15, 16 यही मिल जाता है। और ये माइलेज की बात है तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आप ड्राइव कैसे करते हो। ड्राइविंग स्टाइल आपका डिपेंड करता है माइलेज पे। मैं जब तेज़ चलाता हूँ तो गाड़ी
हाईवे पे भी 15-16 पे आ जाती है जब, लेकिन अब 80-90 की स्पीड पे चलाता हूँ तो 20 मिल जाता है मुझे। अब चलाने की स्टाइल पे तो सबसे बड़ा बात है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके मेरे जान पहचान में 3 गाड़ियाँ हैं वेंटो, दोस्त की है। एक बंदा मेरा दोस्त है, उसका वो गाड़ी वो बार-बार बोलता है कि मेरा 12-13 से माइलेज नहीं था, और बंदा रश ड्राइव करता है। तो उसको माइलेज कहाँ से मिलेगा? आप रश ड्राइव करोगे, उसका माइलेज खोजते हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस तरह की गाड़ी है जिसको चलाने में मज़ा आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोग माइलेज को लेके चलते होंगे। हाँ, बात वो वही है। ड्राइविंग को एंजॉय करते हाँ, हैं। ड्राइविंग एंजॉय करना है तो फिर माइलेज मत सोचो, और माइलेज सोचना है तो फिर स्लो चलाओ। मतलब स्लो इन द सेंस 80-90-70 यही चलाओ, आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा इस गाड़ी से। मैंने तो जो भी माइलेज बोला विथ एसी बोला, विदाउट एसी कभी मैं चलाता भी नहीं गाड़ी। मैं 1 लाख किलोमीटर चलाया होगा, हार्डली से हार्डली 2,000 किलोमीटर मैंने विदाउट एसी गाड़ी चलाई होगी। एक बार हम लोग फिर से सर्विस सेंटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग सर्विस सेंटर को बहुत ज़्यादा नहीं, ये तवज्जो देते हैं। मायने रखता है। आप अगर किसी काम को, अपना काम, सारा काम छोड़ के गाड़ी सर्विसिंग करवाने जाते हो, उसके बाद वहाँ काम ना हो तो आपका तो मूड खराब। उसके बाद फिर दोबारा आ जाओ, फिर भी अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा मूड खराब। इसलिए सर्विस तो मैटर करता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ से हमारा जो नज़दीकी VW का जो सर्विस सेंटर है वो रांची में है। रांची, मतलब यहाँ से 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो आपको 80 किलोमीटर जाने में कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मुझे गाड़ी का कंफर्ट देख के, और साल में 1 बार जाता हूँ, बार बार थोड़ी हर महीने चला जा रहा हूँ कि जाके सर्विसिंग करवाना। साल में 1 बार जाना है तो आप क्या इशू है इसके लिए? आप सर्विस सेंटर हम कितने बार जाते हैं? साल में एक बार। एक बार सर्विस सेंटर जाना है और उसको लेकर के इतना ज़्यादा, मतलब हाँ, सर्विस सेंटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने के बाद सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। बात वही है, सर्विस मिलनी चाहिए आपका। अब बहुत सारे लोग, मैं तो यहाँ से हूँ, बहुत सारे लोग धनबाद से हैं जिनका 100-150 किलोमीटर पड़ता है, तो उनको तो मुझे मतलब उनको मिलनी चाहिए ना सर्विस। अब जा रहे हो आप, फिर मिले नहीं सर्विस, फिर आ रहे हो, कभी ब्रेकडाउन है या कुछ हो, तो आपको पार्ट रखना चाहिए ना हमेशा। VW के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो रोड साइड असिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से देते हैं। इन 9 सालों में आपको कभी नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। एक और मेरी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई थी, मैंने बोला गाड़ी गैरेज में ही थी, कुछ लोकल घूमते हुए कुछ हो गया था, तो वो नहीं देते हैं। वो गाड़ी बंद आया था, 12 घंटे बाद आया था। गाड़ी जाना चाहिए, उसके बाद भी क्या बोलूँ। अगर VW से कोई देख रहे हैं तो वो भी एनालाइज करिएगा कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है। आपके कंपनी के 9 साल से ओनर हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि जब भी मैं नई गाड़ी ख़रीदूँगा तो VW को छोड़ करके दूसरी गाड़ी मैं नहीं ख़रीदूँगा। लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है कि हमारी जो रोड असिस्टेंस सर्विस है बहुत अच्छी है। लेकिन एक कस्टमर जो है क्या कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। किसी भी कंपनी को कोई सर्विस लॉन्च करने में लॉन्च तो कर देती है, लेकिन उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी ओवरऑल सेल्स में। आप गाड़ी बेचने के बाद सिर्फ गाड़ी बेचना थोड़ी होता है। गाड़ी बेचने के बाद उसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा ही नहीं हो तो चलो, मैंने तो स्टार्टिंग में ही लिया था, 2 साल हुए थे लॉन्च हुए गाड़ी के कंपनी को इंडिया में। इस गाड़ी की प्राइस आपको 9 साल पहले ऑन रोड कितनी पड़ी? 9.5 लाख रुपये। 9.5 लाख रुपये। और अभी फिलहाल में तो डीजल इंजन को कंपनी डिसकंटिन्यू कर चुकी है और BS6 की वजह से नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अभी जो वेंटो आ रही है वो केवल पेट्रोल इंजन और जो पोलो है वो भी पेट्रोल इंजन में, जो कि 1 लीटर का इंजन है, वो पावर ज़्यादा जनरेट करता है और पेट्रोल इंजन है। फिर इसमें भी वही बात आ जाती है कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर वो गाड़ी आपके लिए नहीं है। अच्छा नहीं है। अब TSI इंजन 1 लीटर है, आप उसको ज़्यादा रेप करोगे तो सिंपल सी बात है वो माइलेज नहीं देगा। कोई भी गाड़ी, आप मारुति भी चलाओ, आप ज़बरदस्ती का रेप करो तो हवाएं तो वो माइलेज नहीं देने वाली, कोई गाड़ी नहीं देने वाली, मारुति रहे या फिर कोई भी रहे। आपको उसको प्यार से चलाना होगा माइलेज के लिए। आपका ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी माइलेज कैसे देगी। कोई ऐसा गाड़ी का पार्ट्स जो आपने खरीदने के बाद रिप्लेस किया हो? हाँ, इंजेक्टर, चारों इंजेक्टर एक बार रिप्लेस कर चुका है मैंने। और ये स्टार्टिंग में मुझे लगता है जिन्होंने लिया सबके साथ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद से फिर कभी दिक्कत आई? फिर मैं तो चारों रिप्लेस करने के बाद नहीं, वैसा दिक्कत नहीं है, और खुदा न खास्ता नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि बहुत महंगा इंजेक्टर। अच्छा, ये और इंजेक्टर यहाँ झारखंड में क्लीन भी नहीं होता, मैंने पता किया था, बट अब
मैंने 2-3 साल पहले लास्ट इंजेक्टर चेंज किया, तो उस टाइम नहीं होता था, बट आज के टाइम मुझे पता नहीं कि होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अभी नौबत नहीं आई। नहीं, अब नौबत नहीं है, और अभी मैं अगर वैसा कुछ रहा तो मैं दिल्ली लेके चला जाऊंगा इंजेक्टर क्लीन करवाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब में ही बहुत सारा जानकारी मिल जाता है गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के बारे में भी आजकल जानकारी पहले नहीं मिलती थी, बट आजकल मिलने लगी है। मतलब अगर देखा जाए तो जो BW की जो गाड़ियाँ हैं, इसके विषय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। नहीं, आजकल धीरे धीरे हो रहा है। अब आ रहा है। और अगर इसके ओवरऑल सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मेरी गाड़ी मतलब 1,17,000 किलोमीटर में बताया जैसा, उसके हिसाब से मैंने 15,000 पे सर्विसिंग होती है, तो मैंने ज़्यादा सर्विसिंग मारुति के हिसाब से तो कम ही करवाया है। अच्छा। क्योंकि इसका सर्विस इंटरवल जो है 15, 7, 8 बार मैंने करवाया, और 8 बार मैंने अलग अलग प्राइस पे किया है। देख, फर्स्ट टाइम मैंने कलकत्ता में ही करवाया था, OSL से लिया था। कलकत्ता में फर्स्ट टाइम 15,000 लगा था मुझे, फिर सेकंड सर्विसिंग 30,000 पे करवाया था, वो मुझे 8 या 9,000 पड़ा था। उसी रेंज में ही मुझे हमेशा पड़ा है, 8-9,000, 8-9,000। मतलब पेड सर्विस की बात पेड कर रहे हैं। सर्विस की, ये फ्री सर्विस इसके पास है ही नहीं। वो आज भी दे रहे हैं, तो वो सिर्फ आज के कस्टमर को रिझाने के लिए ही करते हैं कि 1 फ्री सर्विस आफ्टर 7,500 किलोमीटर के बाद वो इंस्पेक्शन करते, वो कोई मायने नहीं रखता। सिंथेटिक ये ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि महंगा पड़ता है। एक्चुअली में वही एक चीज़ है जो गाड़ी में महंगा पड़ता है। सिंथेटिक ऑयल के अलावा ये अगर नॉर्मल ऑयल यूज़ करने लगे तो आपको 15,000 के बजाय अभी आप ये भी बोलेंगे 10,000 पे आ जाओ। हमारे सियाज अगर 1 लाख चलता है तो उसको 10 सर्विसिंग करवाना पड़ता है, मुझे 6 सर्विसिंग करवाना पड़ता है। अब जोड़ लो कैलकुलेशन। कुल मिला करके बात वहीं पर आके अटक जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, इसके स्पेयर पार्ट्स की मतलब अगर बात करें, अगर वो रिप्लेस होता है तो क्या सही में ये कॉस्टली पड़ता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपके तरफ से, बट मुझे नहीं लगता। एक्चुअली मैंने मारुति का कभी सर्विस पास्ट मैं सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ, और उनका ये पता नहीं कि पार्ट्स की क्या प्राइस है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मारुति से भी सस्ती हैं। अब मेरा सॉकर मैंने चेंज करवाया था, वो सॉकर सिर्फ सॉकर वो 1700 का सिंगल पीस आता है, और वो मुझे पता है कि आपका डिज़ायर का भी उतना ही का आता है, और इवन डिस्क पैड जो होता है आपका फ्रंट का, वो भी 1700 का दोनों पेयर आता है, और उसका भी उतना ही का पेयर आता है। तो आप बताओ कौन सा महंगा है? मतलब कि कुल मिला करके घूम फिर के आपको वहीं आ जाना है। जो सर्विस इंटरवल है इसका 15,000 पर होता है, उसका 10,000 पर होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर से सर्विस सेंटर की दूरी कितनी है, वो मैटर करता है। ठीक है, अब हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग अपने हिसाब से ही बात कर रहे हैं, तो अगर आप कॉस्ट जोड़ लोगे तो आपको पता चले कि इसका सर्विसिंग सस्ता पड़ रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करें, इंजन का आपको कैसा लगता है? क्या बोलते हैं उसको, चुम्मेश्वरी। चुम्मेश्वरी। सस्पेंशन से कोई दिक्कत? वो सस्पेंशन है, रोड पे कैसा है इंडिया का सबको पता है, तो बट अगर हाईवे पे चल रहे हो या फिर थोड़ा सा बम्पी एरिया है तो नहीं पता चलता है। मतलब सस्पेंशन भी ठीक ठाक है। ओवरऑल केबिन में किसी तरह का रेटलिंग साउंड, किसी तरह की कोई खड़खड़, ये वो किसी तरह की बोतल रखा हुआ वो सब तो आवाज करेगा ही। मतलब गाड़ी के पार्ट से कोई नॉइज नहीं है, बट हार्ड है प्लास्टिक। प्लास्टिक हार्ड है, लेकिन उससे दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी में फुल 5 लोग हैं और इंक्लाइंड एरिया में गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो एसी अगर ऑन करते हैं तो किसी तरह का परफॉर्मेंस में कोई नहीं। आप लोड है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट आप बोलते हैं इंक्लाइंड एरिया में भी जा रहे हैं तो अगर गाड़ी रुक भी गई तो वहाँ वो तो ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है। आप 800 चला रहे हो तो भी खींचना पड़ेगा। और ये बट वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, अगर आप 5 लोग भी लोड है गाड़ी, फुल लोड भी होने के बाद भी। इसी की वजह से मुझे पावर में कभी लैक नहीं मिला। मैंने पहले ही बोला कि मैंने कंटिन्यू ऐसी मतलब 1,17,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मैंने AC 1 या 2 हज़ार बिना AC की गाड़ी चलाई होगी। और 1,17,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के लाइट से किसी तरह का प्रॉब्लम? हाँ, लाइट कम थी, पहले की गाड़ी थी। अब उस टाइम हैलोजन आता था, नॉर्मल हैलोजन आता था। अब मैंने चेंज करवाया है लाइट, वीडियो भी होगा आपके पास शायद। हमारे एक वीडियो में इसको हमने बनाया है कि इसमें जो स्टॉक बल्ब है इसको हम लोगों ने चेंज करवाया था। इसका वीडियो फिलिप्स का एक्सट्रीम करके कुछ नाम था, मुझे भी याद नहीं है, बट फिलिप्स एक्सट्रीम कुछ था। उससे प्रभाव उसका कुछ इफेक्ट पड़ा है? फर्क पड़ा है मुझे, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम कहें कि ये गाड़ी आपके किसी रिश्तेदार, आपके कोई भाई बंधु या जान पहचान को रिकमेंड करना हो तो क्या आप कहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगा, बट ये आफ्टर सेल सर्विस बता भी दूंगा।
ऐसा ना हो कि लेने के बाद वो मुझे गाली दो दो चार इसलिए पैसे बेटर है कि पहले बता दो। बट हाँ, अभी करंटली तो हमारे एक फ्रेंड ने लिया था, उसका भी वीडियो है आपके यूट्यूब पे चैनल पे है। हाँ, पोलो का। हाँ, तो वो भी चला रहा है, तो उसे समझ में आ रहा है ना गाड़ी क्या चलती है। हाँ, उस बंदे का पोलो का माइलेज गाड़ी बताया, जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्प्ले होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं, वो एमआईडी डिस्प्ले में उसका माइलेज 25 का दिखा रहा था, पेट्रोल इंजन। अब बताइए, आप लोग बोलते हैं माइलेज नहीं देता है, तो अच्छा कैसे बोलते हैं। वो पेट्रोल इंजन होने के बाद ही 25 का माइलेज वो बंदा निकाल रहा था एमआईडी पे, तो एमआईडी पे निकाल रहा है 25 का। तो आप एक दो माइनस कर दीजिए, माइनस कर। पर मुझे जहाँ तक लगता है, इसका एमआईडी डिस्प्ले में जो माइलेज बताता है वो एक्यूरेट होता है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि ये जो एमआईडी में माइलेज डिस्प्ले करता है और जो एक्चुअल रियल लाइफ में माइलेज मिलता है उसमें कोई मुझे कुछ अंतर नहीं लगा है। मतलब एमआईडी एक्यूरेट माइलेज डिस्प्ले करती है। हाँ, मैंने एक बार 30 लीटर गाड़ी जो है मैं तेल भरवाया था, और उसके बाद मैंने 600 किलोमीटर चलाया था गाड़ी, और वो मेरे को एमआईडी में 19-20 का माइलेज दिखा रहा था। तो अब आप खुद जोड़ लो। 9 सालों का जो एक्सपीरियंस है और 1,17,000 किलोमीटर चलाने के बाद में इस गाड़ी के साथ में मैक्सिमम जो है वो पॉजिटिव बातें ही निकल कर के आई हैं कि गाड़ी जो है वो काफ़ी रिलायबल है। और 9 साल चलने के बाद भी किसी भी तरह की गाड़ी के अंदर में, केबिन के अंदर में कोई रेटलिंग साउंड नहीं, कोई खड़खड़ की आवाज़ नहीं, प्लास्टिक। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, 9 साल हो गया गाड़ी का, मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दूसरी बार सेल्फ नहीं मारा कभी। डीजल इंजन होने के बावजूद भी, ठंड में भी 2 बार गाड़ी बाहर खड़ी होने के बावजूद भी दूसरी बार सेल्फ नहीं मारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की जो बात की जाती है वो एक्सेलेंट है। इनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी जो फॉक्सवैगन की गाड़ियों की जो समस्या है वो है सर्विस है, और कंपनी अगर इस पर ध्यान दे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और सभी को पता है कि जर्मन गाड़ियां जो हैं अपनी बिल्ड क्वालिटी और अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, क्वालिटी मटेरियल को यूज़ करती है, परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो अगर आपको अच्छी सेफ्टी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए, तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली ले सकते हैं। हालांकि ये इंजन अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, आपको अब पेट्रोल इंजन में ही जाना पड़ेगा। और उस इंजन की अगर बात करें तो 1 लीटर का TSI इंजन है, और उसकी भी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है कि इस डीजल इंजन से 110 PS की पावर है। तो आपको अगर परफॉर्मेंस पसंद है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को ले सकते हैं। और परफॉर्मेंस प्लस सेफ्टी दोनों चीज़। लॉन्ग टर्म में होता क्या है कि ओवर द टाइम धीरे धीरे नीचे से जंग लगना चालू हो जाता है और बॉडी की गलावट स्टार्ट हो जाती है। तो क्या 9-10 सालों में आपकी गाड़ी में कहीं से नीचे से किसी तरह का जंग लगने की समस्या, चदर है उसमें किसी तरह की गलावट की समस्या? कुछ नहीं है, मैं इसका एग्जांपल भी देख सकता हूँ आपको। मेरी गाड़ी में डेंट 2 से 3 साल पहले हुआ होगा, और ये पेंट वेंट सारा कवर गया है, बट अभी तक इसमें कोई रस्ट नहीं आया है। अगर ये मारुति की गाड़ी होती तब तक रस्ट आ चुका होता है इसमें। फॉक्सवैगन की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी एक्सेलेंट होती है, और ये दरवाजे को छू करके भी आप अनुभव कर सकते हैं कि ये किस तरह से कंपनी देती है। और इसके आप चदर की क्वालिटी को भी देख सकते हैं, मतलब आप अपने हाथों से इसको प्रेस नहीं कर सकते हैं। कृष्णा जी से पूछना चाहेंगे कि ये की आज तक रिप्लेस करने की नौबत पड़ी है? सच बताऊं, बैटरी तक रिप्लेस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की का जो बैटरी है 9 सालों में आज तक रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूछ के मैं कमियां निकालने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मतलब कोई कमी ही नहीं निकल रही। मेरी हाइट जो है वो 5'8" है, तो अगर आपका हाइट 6 फुट के आसपास भी है तो ज़्यादा लेग रूम की समस्या आपको नहीं आने वाली है। और गाड़ी के सीट का अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और मैं हम्प की बात कर रहा था, तो ये आप देख सकते हैं जो कि BMW की गाड़ियों में सबसे बड़ी समस्या आती है। जो 5वां पैसेंजर होता है उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ये जो सेंटर में हम्प है वो काफ़ी बड़ा है, और आजकल की जितनी गाड़ियां आ रही हैं इनमें जो ये हम्प होता है काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। तो इस गाड़ी में केबिन के अंदर में मुझे जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक लगी है यही लगी है। बाद बाकी केबिन अभी भी गाड़ी का जो है वो नीट एंड क्लीन है, हर जगह इसकी जो फिटनेस है वो काफ़ी बढ़िया है।
फिट एंड फिनिश में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी के पूरे 9 साल हो चुके हैं और 9 सालों में इसका जो क्रोम का जो फिनिश है, इसको अक्सर जो है ज़्यादातर यूज में आता है। जो डोर होते हैं खोलने और निकलने में सबसे ज़्यादा यूज में आता है। और इतना यूज होने के बाद इसके क्रोम की फिनिश को भी आप देख सकते हैं, अभी भी मेंटेन है, मतलब इसकी चमक बरकरार है। दरवाजे को बंद करने की थर्ड साउंड को भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि इसकी जो क्वालिटी है उसका भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जो है साउंड आती है। और इस गाड़ी से इसके जो ओनर हैं काफ़ी खुश हैं। और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको भी पता चल पाया होगा कि इस गाड़ी के साथ में लॉन्ग टर्म में क्या क्या इशूज़ आते हैं और आपको क्या दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस गाड़ी के साथ में बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं है, हर चीज़ जो है वो ऑन द पॉइंट है, परफेक्ट है। सिर्फ इस गाड़ी के साथ में आपको सर्विस की दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।